Welcome to Carmen Co-Education Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। कमेंट को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे वीक से लिए गए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए 6 टू 12 जुलाई से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है? ऑप्शन थे बिहार, उत्तराखंड, पंजाब या झारखंड। जो करेक्ट आंसर था इसका वो था बी, उत्तराखंड ने चीनी उपकरण व डिवाइस को इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में देख पाएंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में ये कहा है कि प्रदेश सरकार चीनी उपकरण का इस्तेमाल नहीं करेगी और उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा टिकटॉक तथा अन्य चीनी ऐप को प्रतिबंधित किए जाने की सराहना करते हुए यह भी कहा है कि अब लोगों ने बड़ी संख्या में भारतीय ऐप उपयोग करने जो है शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रावत ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा के बाद 1.5 माह की अवधि में इसके सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के मानकों में सुधार किया गया है और जिससे कि उन उद्यमों को विस्तार का अवसर मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार भी सृजित होगा। इसी के साथ एक बार मैप में नज़र डाल लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे, यह है उत्तराखंड जो कि भारत के इस हिस्से में स्थित है और ये जो स्टेट बना था 9 नवंबर 2000 में, ये पूरा स्टेट बना था। जो यहाँ की गवर्नर हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। कैपिटल यहाँ की देहरादून और गैरसैंण है। देहरादून देख पाएंगे जो कि यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। जो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे देख पाएंगे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है और इंटरनेशनल में देख पाएंगे यहाँ नेपाल और चाइना से भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है? ऑप्शन है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त रूप से ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन की शुभारंभ किया है। और हैकाथॉन जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक संयुक्त भी पहल है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो एग्जीक्यूटिव हैं वो आर सुब्रमण्यम हैं और रीना रॉय हैं, दोनों ही जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। और जो ऑफिस होल्डर हैं यहाँ के वो है रमेश पोखरियाल, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने आंसर में डिस्कस भी किया। और जो ये फाउंड किया गया था 26 सितंबर 1985 में फाउंड किया था। जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में इसका स्थित। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 14 जुलाई, 25 जुलाई, 15 अगस्त या 25 सितंबर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, 14 जुलाई को बॉन्ड स्कीम की जो है शुरू करने की घोषणा की है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स देख पाएंगे, भारत बॉन्ड ईटीएफ देश का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड है और इस बॉन्ड के 2 मैच्योरिटी अवधि हैं। इसकी जो 2 मैच्योरिटी अवधि दी गई हैं वो 2 मैच्योरिटी अवधि दी गई हैं और पहली मैच्योरिटी अवधि जो है 3 साल के लिए और जबकि दूसरी मैच्योरिटी जो की अवधि 10 साल है।
और इस योजना जो है दिसंबर 2019 में पेशकश की गई थी। जो ये पेश की गई थी वो 2019 में पेश की गई थी दिसंबर में। और भारत बॉन्ड ETF की जो दूसरी कैप है वो 14 जुलाई को पेश होने वाली है। जो फर्स्ट हुई थी वो 2019 में हुई थी दिसंबर में। अब जो इसकी सेकंड होने वाली है वो 14 जुलाई को पेश होने वाली है। और इसका जो पूरा आकार है वो 14,000 करोड़ रुपए का है। और आमतौर पर सरकारें राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बॉन्ड जारी करती हैं। जब ये बॉन्ड जारी किया जाता है आमतौर पर जो सरकार करती है वो राजकोषीय जो भी घाटा होता है उसको पूरा करने के लिए इसे स्टार्ट करती हैं। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU के लिए पैसा जुटाने का सरकार ने निवेशकों के सामने विकल्प भी रखा है। पहले सरकारें सिर्फ बड़े निवेशकों में ही बॉन्ड लॉन्च करती थी और जो अब है ये छोटे निवेशक में भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में मलका जल संधि की ओर किस देश के साथ पासएक्स अभ्यास किया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य, सिंगापुर, चीन या जापान। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी के साथ उन्होंने पासएक्स अभ्यास किया है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स में नजर डालते हैं। डिटेल्स में देख पाएंगे भारतीय और जापानी नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में मलका जल डमरू मध्य की ओर एक छोटा सा अभ्यास पासएक्स किया है। भारत के जो राजपूत वर्ग के विध्वंसक INS राणा और कोरा क्लास मिसाइल कॉर्वेट INS कुलिश ने अभ्यास में भाग लिया है। और वहीं जापान से जो लिया है JS शिमाओकी और JS काइशिमा ने भाग लिया है। इसी के साथ एक बार मैप में नजर डालते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे जो कि यहाँ पर आपका स्थित है जापान वर्ल्ड में। और जापान की जो कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है वो है टोक्यो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर यहाँ के शिंजो अबे हैं। जो इसकी पॉपुलेशन है वो है 12.65 करोड़ यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI ने हाल ही में अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? ऑप्शन है राहुल जौहरी, विनोद रॉय, सबा करीम या अनिरुद्ध चौधरी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, राहुल जौहरी का जो है जो यहाँ के CEO थे BCCI ने इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी का जो है इस्तीफा लंबे समय से गुरुवार को स्वीकार किया गया है। इट मीन्स उन्होंने काफ़ी लंबे समय से अपना इस्तीफा दे रखा था बट अभी उनका जो इस्तीफा गुरुवार को स्वीकार कर लिया गया है। जौहरी ने 1 जून 2016 से अपना पदभार संभाला था। दोनों की स्टार्टिंग हुई थी इस पद पर, उन्होंने जो पदभार संभाला था वो 1 जून 2016 से संभाला था। और उस तौर पर राहुल जौहरी का जो कार्यकाल था फरवरी 2021 तक चलना था। लेकिन राहुल जौहरी ने इस साल फरवरी में ही अपने पद को इस्तीफा दे दिया। और हालांकि BCCI ने अब तक राहुल जौहरी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब गुरुवार को स्वीकार कर लिया गया है। जो BCCI CEO बनने से पहले तक जौहरी केंद्रीय मंत्री और पूर्व BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के सचिव थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संस्थापक सदस्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन में शामिल हो गया है। एलियंस द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन थे विश्व बैंक, नाटो, संयुक्त राष्ट्र महासभा या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने औपचारिक रूप से 30 जून 2020 को गरीबी उन्मूलन के गठबंधन शुरू किया। भारत के एक संस्थापक सदस्य के रूप में गठबंधन में शामिल हो गया। और UNGA की जो प्रेसिडेंट हैं वो है तिजानी मोहम्मद बंदे। और जो यहाँ का हेडक्वार्टर स्थित है वो है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो ये फाउंडर हैं जो इसका वो है यूनाइटेड नेशंस। और जो ये फाउंड किया गया था वो 1945 में न्यूयॉर्क स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट में इसे फाउंड किया गया था। इसी के साथ एक बार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन ब्रो द्वारा
अब बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है 12, 6, 8 या 10। जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 6 नए पुलों का जो है उन्होंने उद्घाटन किया है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, ये 6 पुल लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। जो इसमें टोटल लागत लगी है 6 पुल को बनाने की वो लगी है 23 करोड़ रुपए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है और ये पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगे। इट मीन्स आने जाने की जो सुविधा रहेगी सशस्त्र बलों की, उसको आने जाने में सुविधा प्रदान करेंगे और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में भी ये योगदान देंगे। इन 6 पुलों में जो है 4 अखनूर सेक्टर में हैं। जो ये 6 पुल हैं उनमें से 4 जो है अखनूर सेक्टर में हैं और जिनमें पलानी ब्रिज, घोड़ा ब्रिज फाड़ी वाला ब्रिज समेत अन्य भी शामिल हैं। और इसके अतिरिक्त जो 2 ब्रिज हैं वो जम्मू सेक्टर में स्थित हैं। इट मीन्स जो 4 हैं वो अखनूर सेक्टर में हैं और 2 जो हैं वो जम्मू सेक्टर में हैं। और रक्षा मंत्री ने इन पुलों का उद्घाटन ऐसे समय में किया है जब चीनी और पाकिस्तान के साथ में जो है सीमा विवाद चल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई किसान धन मोबाइल ऐप का अनावरण किस बैंक द्वारा किसानों के लिए किया गया है ताकि उन्हें बैंकिंग के साथ साथ एक ही मंच पर कृषि सेवाएं प्रदान की जा सके? ऑप्शन है यस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक या एक्सिस बैंक। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, HDFC बैंक के साथ इसने मंच पर कृषि सेवाएं प्रदान की जा सके, इसके लिए उन्होंने ई किसान धन मोबाइल ऐप का जो है अनावरण किया है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, HDFC बैंक ने भारत भर के किसानों के लिए बैंक ई किसान धन नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है जो उन्हें बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं की एक सीमा तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक स्टॉप सॉल्यूशन भी है। और ई किसान धन ऐप अन्य चीज़ों के अलावा जो है मंडी की जो कीमतें हैं, नवीनतम कृषि समाचार हैं, मौसम की भविष्यवाणी है, बीज की जो किस्में हैं उनके बारे में जानकारी, या MS जो कि SMS जो है सलाहकार ई पशु हट, किसान टीवी जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करेगा। इट मीन्स इस ऐप के द्वारा जो जानकारी प्राप्त की जाएगी, जैसे कि नवीनतम कृषि समाचार, जो भी कोई नया कृषि के लिए जो समाचार होगा, या मौसम की जो भविष्यवाणी होती है, या बीजों की जो किस्में होती हैं उनके बराबर में जो जानकारी है, SMS से सलाहकार, इट मीन्स उसे SMS के द्वारा सलाह दी जाएगी कृषकों को। और ई जो है कि ई पशु हट जो पशु होते हैं उनके बारे में जानकारी, और किसान टीवी जैसे मूल्यवर्धित जो सेवाएं इसके द्वारा प्रदान की जाएंगी। इसी के साथ एक बार देख लेते हैं, जैसे कि देख पाएंगे ये है HDFC और HDFC के जो CEO हैं वो हैं आदित्य पुरी। जो हेडक्वार्टर है इसका महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है और जो ये फाउंड किया गया था वो अगस्त 1994 में इंडिया में किया गया था। जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राजकिरण राय का कार्यकाल किस बैंक के MD और CEO के रूप में बढ़ा दिया है? ऑप्शन है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रूप में उनका EM जो कि है AMD और CEO के रूप में उनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स देख पाएंगे, बैंक के विलय की कवायद के बीच जब बैंकों का विलय हुआ है, जैसे कि सभी को पता है 12 बैंकों का विलय हुआ था, और उन भारत सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रबंधक निदेशक है MD और मुख्य कार्यकारी इट मीन CEO हैं राजकीय किरण राय का जो कार्यकाल जो है 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और राय का जो है कार्यकाल जो है 30 जून 2020 को समाप्त होने वाला था। जो उनका कार्यकाल था वो समाप्त होने वाला था 30 जून को, और उनका कार्यकाल 31 मई 2022 तक के लिए अगले आदेशों तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
जो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और जो सीईओ हैं उसके राजकिरण राय जी हैं और जो ऑनर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो फाउंड किया गया था 11 नवंबर 1919 में इसको फाउंड किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स के निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है। ऑप्शन है बांग्लादेश, रूस, नेपाल या जापान। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है सी, नेपाल। नेपाल ने जो है भारत देश के जितने भी सभी न्यूज़ चैनल हैं उन पर रोक लगा दी है एक्सेप्ट दूरदर्शन। एक बार डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स हैं भारत के साथ जारी तैनाती के बीच नेपाल के केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय निजी चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है एक्सेप्ट दूरदर्शन को। दूरदर्शन के अलावा जितने भी उनके जो भारत के निजी न्यूज़ चैनल हैं उन पर सभी पर प्रतिबंध लगा दिया है नेपाल ने। और भारत और नेपाल को लेकर तनाव जारी हैं। इट मीन्स अभी भी जो है इन दोनों के बीच में तनाव चल रहा है, भारत और नेपाल के बीच में, और इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दिनों जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण चल रहे हैं। अभी जो उनके बीच में जो तनाव चल रहा है वो सीमा विवाद को लेकर चल रहा है, जिसकी वजह से उनके जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण चल रहे हैं। इसी के साथ एक बार देख लेते हैं, जैसे कि देख पाएंगे ये है नेपाल। नेपाल का ये जो है फ्लैग है वो नेपाल का इस प्रकार से दिखता है। और नेपाल जो अपना बॉर्डर शेयर करता है इस साइड से इंडिया, और यहाँ से ये चाइना से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो विद्या देवी भंडारी हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खड़गा प्रसाद शर्मा हैं। और कैपिटल जो है इसकी और जो कि लार्जेस्ट सिटी है वो है काठमांडू। जैसे कि आप देख पाएंगे काठमांडू यहाँ पर स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को ख़त्म करने की घोषणा की है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, जापान या बांग्लादेश। जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ऑस्ट्रेलिया। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बृहस्पति को विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की जो प्रत्यर्पण संधि है उसको स्थापित करने की घोषणा की है, जो को स्थगित करने की घोषणा की है। और इसके साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र 10,000 छात्रों और जो कि अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीज़ा की पेशकश की है ताकि वे यहाँ नया जीवन शुरू कर सकें। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार हांगकांग के उन निवासियों को पनाह मुहैया कराने पर विचार कर रही है जिन्हें इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के चीन के जो कदम उठाने से खतरा है। इसी के साथ एक बार मैप में देख लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे ये है ऑस्ट्रेलिया और जो इसके मोनार्क हैं वो एलिजाबेथ सेकंड हैं। जो गवर्नर जनरल हैं वो डेविड होडले हैं और जो इसकी प्राइम मिनिस्टर हैं वो है स्कॉट मॉरिसन, जैसे कि अभी हम लोगों ने आंसर में डिस्कस भी किया था। और जो कैपिटल है इसकी कैनबेरा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कैनबेरा स्थित है। और जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है वो है सिडनी, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दोनों ही आसपास में हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलियांस के साथ समझौता किया है। ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, करूर वैश्य बैंक या एक्सिस बैंक। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, करूर वैश्य बैंक। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौते के हस्ताक्षर किए हैं। करूर वैश्य बैंक ने जो है बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौता कर लिया है, उसके साथ हस्ताक्षर कर लिए हैं। बजाज अलियांस के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाएँ हैं जो उपलब्ध होंगे। जो ये 780 जो भी इसकी शाखाएं हैं 780 ये उन सभी शाखाओं के साथ उपलब्ध भी होंगी। और इस साझेदारी के तहत बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। जो ये सारी जो यहाँ पे साझेदारी जो की गई है बजाज अलियांस
जो लाइफ इंश्योरेंस के सभी जितने भी रिटेल और जो ग्रुप उत्पाद हैं बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, और जिसमें कि बचत, सेवानिवृत्त, निवेश, सुरक्षा और गंभीर बीमारी जीवन बीमा जैसे बीमा उत्पाद भी शामिल हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं? ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान या अमेरिका। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, अमेरिका। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने यह कहा है कि भारत और अमेरिका के आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ताओं कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। और राजदूत के अनुसार जो है अमेरिका स्थित संस्थानों के साथ भारतीय दवा कंपनियों की कम से कम 3 साझेदारी चल रही हैं, और इससे न केवल भारत और अमेरिका को फ़ायदा होगा बल्कि जो दुनिया भर के उन अरबों लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा जिन्हें कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की ज़रूरत है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है वायरल आचार्य, शक्तिकांता दास, रघु राम राजन या उर्जित पटेल। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है डी, उर्जित पटेल, जो है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक हैं। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवर सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है, जो कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के मुद्दे पर केंद्रित है। जो इसका मुद्दा है, जो मेन मुद्दा है वो है गैर निष्पादित जो संपत्तियां हैं उनके मुद्दे पर ये केंद्रित है, और जिसने हाल ही के वर्षों में भारतीय बैंकिंग इसके कारण और पटेल के आरबीआई गवर्नर के प्रयासों को प्रभावित किया है। इसी के साथ जैसे कि देख पाएंगे ये है मिस्टर उर्जित पटेल, जिनका जन्म जो हुआ था 28 अक्टूबर 1963 में जो है नैरोबी केन्या में इनका जन्म हुआ था। जो इनकी नेशनलिटी है वो है इंडियन, और फुल नेम है इनका उर्जित रविंद्र पटेल, इनका कंप्लीट नेम है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है 7, 8 या 5 या 3। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स हैं, यह 5 समझौते भारत सरकार और अफगानिस्तान के अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अफगानिस्तान की जो शिक्षा मंत्रालय के बीच में किए गए हैं, और यह समझौते जो हैं अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और भारत सरकार के लिए जो है प्रतिबद्धताओं के अनुसार है। पिछले 2 दशकों में भारत द्वारा जो अफगानिस्तान में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास परियोजना शुरू की गई है, और इन 5 समझौतों में जो है जो इनका मूल्य है 5 समझौता का वो है 2.6 मिलियन। इनका जो है जो समझौते का जो 5 जो समझौते किए गए हैं उनका जो कुल मूल्य है वो 2.6 मिलियन है। और इन फंड्स का जो उपयोग है अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शैक्षिक है उनकी शिक्षा के जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास के लिए किया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है वो है WHO, IMF या इंटरपोल या नाटो। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, WHO के साथ जो है अमेरिका ने अपने संगठन आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स अमेरिका ने हाल ही में विश्व संस्थान जो स्वास्थ्य संगठन WHO से आधिकारिक तौर से अलग होने का जो है फैसला किया है। और अमेरिका के जो अनुसार जो है ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता को वापस लेने से संबंधित पत्र भी भेज दिया है, और अमेरिका जो है 6 जुलाई 2021 के बाद WHO के सदस्य नहीं रहेगा। और साल 1984 में तय नियमों के तहत, इट मीन्स जो 1984 में जो नियम जो वहाँ पे तहत हुए थे उन नियमों के तहत जो है
जो है सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है। इट मीन जो 1984 में नियम बनाए गए थे उनके अनुसार जो है अगर कोई भी देश अलग होना चाहता है तो उसको 1 साल का टाइम दिया जाता है और 1 साल बाद ही उसको उस यहाँ WHO से अलग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है अमेरिका जो है WHO के सभी बकाए चुकाने होंगे और उस बीच में जो उसे समान जो टाइम दिया जाता है, जो समय दिया जाता है, उस टाइम के जो भी उसका बकाया होता है, जो भी WHO को वापस देना है, उस चीज़ों को चुकाने के जो है WHO को सभी बकाए चुकाए जाते हैं उस ईयर में, जो कि 1 साल का टाइम दिया जाता है। जैसे कि देख पाएंगे WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 में। जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दिया गया है? ऑप्शन है गोल्डन वर्ड विंग तितली, प्लेन टाइगर तितली, कॉमन क्रो तितली या ग्रॉस येलो तितली। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए, गोल्डन वर्ड विंग तितली। एक बार डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से हाल ही में हिमालयी तितली गोल्डन वर्ड विंग को 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। गोल्डन वर्ड जो विंग का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्राइडस आइकस, जो इसका वैज्ञानिक नाम है। जो इसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है वो दिया गया है ट्राइडस आइकस, जो इसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है। और इस तितली की जो प्रजाति है उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया है जिसने एक ब्रिटिश सेना के अधिकारी ब्रिगेडियर इवांस ने 1932 में खोजा था। ये इस तितली की जो प्रजाति है ये उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया है इस तितली ने, जिसे कि जो ब्रिटिश के जो सेना अधिकारी ब्रिगेडियर थे इवांस ने 1932 में जो इसे खोजा था, इसने उसका स्थान लिया है। और इस प्रजाति के पंखों की जो लंबाई है वो 194 मिलीमीटर तक है। और इस प्रजाति की जो मादा गोल्डन वर्ड विंग है जो दक्षिणी वर्ड विंग से जो की तुलना में अगर देखा जाए तो मामूली रूप में ही बड़ी है। इट मीन्स जो दक्षिणी वर्ड विंग है उसकी जो पंखों की जो लंबाई है वो है 190 मिलीमीटर और जो गोल्डन वर्ड विंग जो तितली है उसकी जो पंखों की लंबाई है वो है 194 मिलीमीटर। इनमें थोड़ा सा ही मामूली फ़र्क है जिसकी वजह से गोल्डन वर्ड विंग को जो है भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी, मध्य प्रदेश में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ एक बार डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के जो है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के जो अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा संयंत्र के राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और यह रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड MP ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा और भारत की सौर ऊर्जा निगम की ज्वाइंट वेंचर है। जो इसे वेंचर बनाया गया, जो ये वेंचर है ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, MP ऊर्जा विकास का निगम लिमिटेड और भारत की जो सौर ऊर्जा निगम है ये उसका एक ज्वाइंट वेंचर है। और प्लांट के जो अंदर सौर ऊर्जा की जो बिजली उत्पादन के लिए की गई है वो 3 यूनिट की गई है। और तीनों इकाइयों जो इसकी 3 इकाइयाँ हैं उनमें 250 से जो 250 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ एक बार मैप पे नज़र डाल लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे यह है मध्य प्रदेश और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो लालजी टंडन हैं और जो इसकी कैपिटल है वो है भोपाल, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं और मध्य प्रदेश को भारत में देख पाएंगे वो यहाँ पर इस प्रकार से मिड में स्थित हैं।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, नेपाल या चीन। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी, भारत। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, ओपन स्काई समझौता दो देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है। जो ओपन स्काई समझौता होता है वो दो देशों के बीच में जो है द्विपक्षीय समझौता होता है और जिसके तहत जो है दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो सेवा प्रदान करते हैं और अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए भी आपस में बातचीत करते हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देता है। इस जो समझौता किया जाता है इसके द्वारा क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और जो कार्गो उड़ानें होती हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाता है और भारत सरकार की जो वर्ष 2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन देशों के साथ साथ नई जो दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर खुले आकाश हवाई सेवा समझौते का अपनाने की अनुमति देती है। इसी के साथ एक बार देख लेते हैं, जैसे कि देख पाएंगे यह है इंडिया और जो इसके प्रेसिडेंट हैं यहाँ के इंडिया के वो है मिस्टर रामनाथ कोविंद और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वेंकैया नायडू हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के नरेंद्र मोदी हैं और जो कैपिटल है इसकी न्यू दिल्ली है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है वो है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र जैसे कि देख पाएंगे वो कि यहाँ पे स्थित है और जो इसकी कैपिटल है वो है मुंबई, जो कि लार्जेस्ट सिटी है भारत की। और यहाँ पे जो है 28 स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरी है वो है 8 यूनियन टेरिटरी यहाँ पे स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? ऑप्शन है विकास आनंद, असरानी, ओम शिवपुरी या जगदीप। जो करेक्ट आंसर है वो है डी, मिस्टर जगदीप, जो कि शोले मूवी में उन्होंने सूरमा भोपाली का किरदार निभाया था। इनका जो है जो कि एक कॉमेडियन थे, इनका निधन हो गया है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, जगदीप ने साल जो है 1951 में फिल्म अफसाना से अपने सिने यात्रा शुरू की थी। इन्होंने जो फर्स्ट मूवी में काम किया था वो 1951 में अफसाना में किया था और जिसके जरिए वो दिग्गज फिल्म निर्माता BR चोपड़ा के निर्देशन में कदम रखा था। और जगदीप के जो अभिनय की शुरुआती दिनों में छोटे बड़े जो भी उनको किरदार दिए जाते थे वो सभी किरदारों को अदा करते थे और जगदीप ने लगभग 400 फिल्मों में जो है काम किया। लेकिन 1975 में जो शोले मूवी आई थी उसमें जो है उन्हें सूरमा भोपाली के किरदार दिया गया था, जिससे कि प्रशंसकों ने आज भी याद करते हैं, जिसमें कि इनका जो सूरमा भोपाली का जो किरदार था जो कि प्रशंसक आज भी याद करते हैं, जो कि 1975 शोले मूवी में उन्होंने ये किरदार निभाया था। और जो उस शोले मूवी में उनका डायलॉग था वो डायलॉग था, हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे नहीं पड़ा। काफ़ी मशहूर हुआ था और उन्होंने पुराना मंदिर एक भूतिया मूवी थी जिसमें उन्होंने उसमें भी काम किया था और अंदाज अपना अपना में सलमान खान के जो है पिता के यादगार किरदार में भी उन्होंने निभाया था। इसी के साथ जैसे कि देख पाएंगे ये है मिस्टर जगदीप, जिनकी मृत्यु जो हुई है वो 8 जुलाई 2020 में हुई है और जो इनका जन्म हुआ था वो 29 मार्च 1939 दतिया MP में इनका जन्म हुआ था। और जो इनका कंप्लीट रियल नेम है वो है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, इनका करेक्ट नेम है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की जो अवधि है वो 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है 2 साल 7 महीने, 1 साल 8 महीने, 2 साल या 1 साल। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है C, 2 साल की जो उन्होंने पाठ्यक्रम की जो अवधि है 3 साल से घटाकर अब 2 साल कर दी है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि अब से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 वर्ष का कार्यक्रम होगा और अब तक यह जो डिग्री है पाठ्यक्रम की अवधि जो है 3 साल की थी और जो कि अब घटाकर 2 साल कर दी गई है। और परिषद ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम की अवधि में आवश्यक संशोधन करने के लिए भी कहा है और परिषद ने एक आधिकारिक आदेश को भी जो
जो है आदेश में यह भी कहा है कि 2020-21 में MCA पाठ्यक्रम की जो अवधि है 2 साल होगी, और जो कि पिछले वर्ष दिसंबर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने MCA पाठ्यक्रम की जो अवधि को घटाकर 2 साल करने का संबंधी एक प्रस्ताव मंजूरी दी थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले एक महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। जो करेक्ट आंसर है वो है डी, महाराष्ट्र ने जो है राज्य के जो उद्योगपतियों और जो स्थानीय बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक सेतु के रूप में एक महाजॉब पोर्टल की जो शुरुआत की है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में देख पाएंगे इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवा और जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है, इट मीन जो वहाँ के निवासी हैं, जो महाराष्ट्र के निवासी हैं जिनके पास उनका निवास प्रमाण पत्र है, उनके लिए 17 आर्थिक क्षेत्रों की 950 तरह की विविध नौकरियों के चयन करने का प्रावधान भी किया है। और यह पोर्टल नियोक्ताओं को और कुशल, अर्धकुशल और जो अकुशल श्रमिक हैं उनके बीच खाई को पाटने के लिए, इट मीन जो उनके बीच में का जो डिफरेंस है उसे ख़त्म करने के लिए यह जॉब पोर्टल को जो महाराष्ट्र उद्योग विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल विशेष रूप से जो है महाराष्ट्र राज्य एवं यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, इट मीन्स जो वहाँ के निवासी हैं, जहाँ के मूल निवासी हैं, जिनके पास वहाँ का निवास प्रमाण पत्र भी है, उनके लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये पोर्टल जो है महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे राज्य के बेरोजगारी की दर को कम करने में मदद भी मिलेगी। इसी के साथ एक बार मैप में देख लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे महाराष्ट्र जैसे कि स्थित है, जो कैपिटल है उसकी जो है वो है मुंबई और नागपुर। मुंबई को जैसे देख पाएंगे वो कि यहाँ पे स्थित है इसकी, और जो गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं, और जो फॉर्म किया गया था ये 1 मई 1960 में किया गया था। चीफ मिनिस्टर यहाँ के उद्धव ठाकरे इसके चीफ मिनिस्टर हैं। जो ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है देख पाएंगे यहाँ पे गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे मध्य प्रदेश और यहाँ पे देख पाएंगे गुजरात से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ऑप्शन है जयंत कृष्णा, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी या मंगल सिंह। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए, जयंत कृष्णा। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जयंत कृष्णा को अपने नए समूह जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है और इस पद पर नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय हैं और 3 अगस्त से ये अपना कार्यभार जो है संभालेंगे। इनका जो कार्यभार स्टार्ट होगा, जो कार्यकाल स्टार्ट होगा वो 3 अगस्त से स्टार्ट होगा। और जयंत कृष्णा इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारियों और कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, पंजाब या कर्नाटक। जो करेक्ट आंसर है वो है टी, कर्नाटक राज्य ने जो है नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राज्य में बुनकर समुदाय के लिए एक ये योजना शुरू की है और इस योजना का जो नाम है वो नेकर सम्मान योजना रखा गया है। राज्य सरकार ने जो इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है और राज्य सरकार के अनुसार जो है रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा जो बुनकर योजनाएं हैं उनके लिए योग्य होंगे। और नेकर सम्मान योजना के तहत जो है चरण में 19,744 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बुनियादी जो है बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 2,000 रुपये की जो है वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। इट मीन्स जो 2,000 रुपये हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इट मीन्स कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगी, उन्हें ये डायरेक्ट 2,000 रुपये जो है उनके अकाउंट में हस्तांतरित किए जाएंगे, उसकी सहायता उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र रहेगी।
इसी के साथ एक बार मैप में नज़र डाल लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे कि ये है कर्नाटक, जो कि मैप में यहाँ पे आप भारत में यहाँ पे स्थित है। और जो फॉर्म किया गया था ये 1 नवंबर 1956 में किया गया था। जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं वजूभाई वाला। जो चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हैं। जैसे कि अभी हमने आंसर में भी डिस्कस किया था इनके बारे में। कैपिटल जो और लार्जेस्ट सिटी है इसकी वो है बेंगलोर, जैसे कि आप यहाँ पे बेंगलोर में देख पा रहे हैं। डेट जो अपना ये बॉर्डर शेयर करता है स्टेट में, शेयर करता है गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यहाँ पे देख पाएंगे केरल से भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? ऑप्शन है जी आकाश, राहुल त्यागी, अमर सैनी या मोहन सचदेवा। जो करेक्ट आंसर है वो है ए जी आकाश। जो है 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के जो भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर 66वें बने हैं जी आकाश। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं तमिलनाडु के जी आकाश देश के जो है 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और चेन्नई के इस खिलाड़ी को फाइट रेटिंग जो दी गई है 2495 दी गई है। और चेन्नई की इस खिलाड़ी के जो पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विश्वेश्वरन के जो प्रशिक्षण लिया है, इट मीन्स इन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी वो जो पहले जो पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं मिस्टर के विश्वेश्वरन के प्रशिक्षण से इन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली है उनसे। और ग्रैंड मास्टर का जो वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने करियर में प्राप्त किया जा सकता है। और यह खिताब जो है विश्व शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान या श्रीलंका। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे। जो इसका करेक्ट आंसर है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि पूरे वीक से लिए गए थे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।